इस देश ने मोदी की गारंटी को पर विश्वास किया कि प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है उसका करिश्मा है कि एनडीए 300 के आसपास पहुंचा। एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना चाहिए। इसमें 76 देशों के लोग भारत के चुनाव को देखने के लिए आए हैं कि पश्चिम बंगाल में अब भद्रलोक ममता बनर्जी से दूर जा रहा है। तमिलनाडु में खाता नहीं खुला है जी, और केरल में खाता खुल गया है। मध्य प्रदेश की जो जीत है वो एक रिकॉर्ड जीत है। उत्तर प्रदेश का जो ये नतीजा है उसका किसी को अनुमान नहीं था जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत से कट गई कि बसपा का मार्जिनलाइज होना भी इस चुनाव परिणाम का एक बड़ा कारण जी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्ममुग्धता के दौर में रही हो। बीजेपी हारी है सामाजिक समीकरण को न समझने के कारण। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पराजय है वो बीजेपी की विजय यात्रा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव के लिए आज की तारीख बहुत अहम है। बहुत अहम इसलिए है कि 4 जून को सिर्फ 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे नहीं आए, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बना है। बल्कि ये समझिए कि एक रिकॉर्ड की बराबरी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार बहुमत हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने, क्योंकि अकेले बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे एनडीए नाम दिया गया है, एनडीए गठबंधन के रूप में लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा है। और ये तय माना जा रहा है कि जो उम्मीदें थी, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया था वो भले ही कामयाब ना हुआ हो, लेकिन 295 सीटें जो अभी तक की गिनती के हिसाब से एनडीए ने हासिल किया है। लगभग 240 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इनमें से कई सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। इस चुनाव का तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ हैं जिन्होंने 1957 के बाद से हर चुनाव पर पैनी नजर रखी है। पूरी दुनिया उन्हें सुनना चाहती है, पढ़ना चाहती है। हम इस समय युग पुरुष आदरणीय श्री राम बहादुर राय साहब के साथ हैं। बाबूजी, बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं कि चुनाव नतीजों का अलग अलग तरीके से विश्लेषण हो रहा है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसके खाते में अभी तक 99 या 98 सीटें, वो टैली लगातार बदल रही है, उससे 2.5 गुना सीटें हैं। तब भी कई लोग इसका विश्लेषण ऐसे कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की हार हुई। तो बाबूजी, ये जो नतीजे अभी आए हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये चुनाव मोदी की गारंटी जी और विपक्ष के दुष्प्रचार के बीच में हुआ है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के पूरे संकेत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश ने मोदी की गारंटी को पर विश्वास किया है। ये देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, और जब इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, ये तो उस चुनाव में मैंने बहुत पहले जब आपसे बात हुई थी तब भी कहा था कि 2024 का चुनाव पिछले सभी चुनावों से भिन्न है। मेरा अनुमान था कि ये चुनाव सबसे अलग है और अलग होगा। अब चुनाव समाप्त हो चुका है, नतीजे आ रहे हैं और शाम तक, या कहना चाहिए कि कुछ देर में पूरे नतीजे आ भी जाएंगे।
तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव अभियान 3 महीने में चला है, लंबा चुनाव हुआ है, ये पूरा का पूरा चुनाव 17 लोकसभा चुनावों से अलग रहा, ये दिखाई पड़ा। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके 2-3 बातें कही। एक तो ये कहा कि गर्मी में चुनाव कराना हमारी गलती थी। जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की गर्मी होगी, इसका उनको अंदाज नहीं था। दूसरी बात जो चुनाव आयोग ने कही है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम हार जीत के आंकड़े में फंसे हुए हैं, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि जितना दुष्प्रचार का हमने अनुमान लगाया था, उससे कहीं ज़्यादा हुआ जी। और हम उसको किसी तरह से रोकने में विफल रहे। अब इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में जहां सत्तारूढ़ एनडीए पर विपक्ष का हमला समझ में आता है, विपक्ष की आलोचना समझ में आती है, और सत्तारूढ़ पक्ष के अगर कुछ ऐसे काम हैं जो आलोचना के कारण बनते हैं, तो उसकी आलोचना भी समझ में आती है। लेकिन विपक्ष ने इस बार निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। जी। और केवल विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि ऐसे आरोप लगाए मानो कि निर्वाचन आयोग को भारत सरकार के या प्रधानमंत्री के कहने से काम कर रहा है। चुनाव नतीजे ने ये बता दिया है कि जो निर्वाचन आयोग भारत में लोकतंत्र सजग है, सतर्क है और सजीव है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है। जी। और निर्वाचन आयोग ने जो एक हमारे यहाँ सुकुमार सेन ने निर्वाचन आयोग की और निर्वाचन पद्धति की नींव रखी। पहले निर्वाचन आयोग तो वही थे। जी। और बहुत योग्य व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ चल रही है। ये पहला चुनाव है जिसमें 76 देशों के लोग भारत के चुनाव को देखने के लिए आए। यानी दुनिया में हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को लोग मान रहे हैं कि पारदर्शी है। जी। परंतु उस पर सवाल विपक्ष उठा रहा था। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव सभाओं में विपक्ष के जो बेबुनियाद आरोप थे उसका जवाब दिया और ये जवाब देते रहे। इसके बावजूद कहना चाहिए कि विपक्ष ने दावा किया कि हम 295 सीटें हासिल करेंगे और उन्होंने ये दावा चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे पहले पुनः उसको दोहराया। जी। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इस बार 400 पार। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका एक आधार था और आधार ये था कि 350-55 तो एनडीए था ही। जी। तो 50-60 सीटें ज़्यादा का और सफ़र करना था उनके हिसाब से। अब हम ये देखें कि जो चुनाव से पहले अनुमान थे उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। तो पश्चिम बंगाल में जो अनुमान लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि उसे ज़्यादा
सीटें पिछली बार से मिलेंगी। 18 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार 25-26 सीटों का अनुमान था, लेकिन बीजेपी को संभवतः वहाँ 12 सीटें ही मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने वहाँ अधेर गर्दी की और उसके कारण से जो जनादेश मिलना चाहिए था बीजेपी के पक्ष में वो नहीं मिला। और लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब भद्रलोक ममता बनर्जी से दूर जा रहा है जी। तो पुलिस के बल पर, शासन के बल पर और बहुत ही निचले स्तर पर उतर करके उन्होंने जो इस चुनाव में काम किए उनको मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में कामयाब भुगतना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल में जो 19 की सफलता थी उसको भी वो दोहरा नहीं पाए। दूसरी तरफ उड़ीसा है, उड़ीसा में चुनाव से पहले बीजू जनता दल और बीजेपी के तालमेल की बात चल रही थी, लेकिन बीजू जनता दल को ये भ्रम था कि वो असेंबली के चुनाव में अपने बलबूते पर सरकार बना लेंगे, इसलिए समझौता नहीं हुआ। और उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी है जी, उसने मन बनाया हुआ था कि वो लोग ज़्यादा सही थे कि बीजू जनता दल का अब करिश्मा खत्म हो गया है और हम अपने बलबूते पर सरकार भी बना लेंगे और लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें आएंगी। बीजू जनता दल के बहुत सारे नेता बीजेपी में आए जी, और अभी जो चुनाव परिणाम आया है उससे भी ये साबित हो गया है कि राज्य स्तर की जो बीजू जनता बीजेपी के नेता वो उसको गलतफहमी थी कि हमारा जनाधार बहुत पक्का है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है राज्य का जी, उसका अनुमान सही निकला। मैं यहाँ ये कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो अभी शिक्षा मंत्री हैं वे बहुत दिनों से ये बात कहते रहे हैं जी कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो अनुमान था वो सही निकला जी। और धर्मेंद्र प्रधान वही बात कर रहे थे जो उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अब उसी तरह से तमिलनाडु में उम्मीद थी कि बीजेपी को 3-4 सीटें या कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन तमिलनाडु में खाता नहीं खुला है जी, और केरल में खाता खुल गया है। केरल में 3 सीटों के में जीतने का अनुमान था, परंतु केवल त्रिशूर की सीट जीत पाए हैं और त्रिशूर की सीट इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि गोपी जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो 19 में भी थे जी, उन्होंने 5 साल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से संपर्क बनाए रखा जी, और वो उनका नाम भी बहुत बड़ा है। तो एक तरह से केरल में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है और मुझे ये लगता है कि ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। दूसरे राज्यों में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को वैसी ही सफलता मिली है जैसा कि अनुमान था। राजस्थान में थोड़ा उसको झटका लगा है, परंतु मध्य प्रदेश ने तो काफ़ी अच्छा जी, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने खतरे थे। खतरे इस रूप में थे क्योंकि वहाँ के लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटे जी, दूसरा नया मुख्यमंत्री आया, तो कई बार जो सत्ता का आपस में संघर्ष होता है उसका दुष्परिणाम चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक
और मुख्यमंत्री मोहन यादव, इनकी टीम ने जिस तरह से काम किया उससे बहुत ही अच्छा नतीजा वहाँ, बल्कि 2 सीटें ऐसे लग रही थी जैसे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जी कि ये जीत सकते हैं जी। परंतु छिंदवाड़ा की जो पराजय है वो तो इतिहास जी में दर्ज हो गई, क्योंकि मुझे याद है कि छिंदवाड़ा में सिर्फ एक बार उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा ने हराया था कमलनाथ को जी। नहीं तो 77 के आधी में भी कमलनाथ ने जीते थे। उस समय एक मिश्रा जी होते थे जी और वो जीते थे, लेकिन और मिश्रा जी 77 में अकेले व्यक्ति थे मध्य प्रदेश के। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, 40 सीटें थी, तो 39 जनता पार्टी को मिली थी और 1 सीट मिश्रा जी थे, गार्गी शंकर मिश्र उनका नाम जी, गार्गी शंकर मिश्र को मिली थी। छिंदवाड़ा बहुत पिछड़ा इलाका है। 80 से कमलनाथ लगातार वहाँ जीत रहे हैं जी। कांग्रेस वहाँ 77 से ही जीत रही है। पहली बार किसी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा भी उनके हाथ से गया है और इस नाते मध्य प्रदेश की जो जीत है वो एक रिकॉर्ड जीत है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का जो नतीजा आया है वो चौंकाने वाला है और इसकी भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। दूर से जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो ये नतीजा है उसका किसी को अनुमान नहीं था जी। जो लोग उत्तर प्रदेश जा रहे थे वो भी ये मान रहे थे कि बीजेपी की जगह जगह समस्याएं तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनका नेतृत्व, उसका जो करिश्मा है वो उत्तर प्रदेश में बना रहेगा जी। और चुनाव कमोबेश 19 से ज़्यादा सीटें नहीं तो कम से कम 19 में जितनी सीटें मिली थी 64-66 उतनी सीटें मिलेंगी। पर परिणाम अलग आया है जी। और इस परिणाम के आने का, इस तरह का जो परिणाम है वो उसके कारण तुरंत अगर मुझे बताना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी हकीकत से कट गई जी। अगर वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को, राज्य सरकार को और उसके शुभचिंतकों को जिस तरह से करना चाहिए था वो नहीं हुआ जी। दूसरा, विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा था उस दुष्प्रचार का वोटर तक क्या असर हो रहा है, वोटर के दिमाग में क्या उसका परिणाम हो रहा है और वो क्या सोच रहे हैं, क्या दरअसल सचमुच जो झूठ फैलाया जा रहा है वो सच कैसे मान ले रहे हैं। ये अगर इसका अनुमान होता जी तो ये लोग घर घर जा कर के बताते कि नहीं ये गलत बात है। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि बसपा का मार्जिनलाइज होना भी इस चुनाव परिणाम का एक बड़ा कारण जी। और बसपा मार्जिनलाइज क्यों हो गई? क्योंकि बसपा के वोटर को भी ये खोटा सिक्का जो कांग्रेस और सपा चला रही थी जी कि आपका आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छीनने जा रहे हैं, इस बात का प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव सभाओं में
जब ये बात उनके ध्यान में आई तो उन्होंने बताया भी कि कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन 4 बातें लिख करके दे जी कि क्या वो धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे, लिख कर दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे, और इस तरह से उन्होंने 4 बातें की। अब प्रधानमंत्री जो बात कह रहे थे वही वास्तविक, जी, यानी आरक्षण का, संविधान का और लोकतंत्र का पर खतरे हैं। इस खतरे को जिस रूप में लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा था, वो उसका राजनीतिक संदेश ये था कि एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा। जी, अब है तथ्य इसके उल्टा, और इसके प्रमाण भी हैं। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो मनमोहन सिंह की सरकार ने पहले सच्चर कमेटी बनाई, जी, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया। रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश है कि 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। जी, प्रधानमंत्री ने वही याद दिलाया, लेकिन एक सही बात को कहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको वोटर तक नहीं पहुंचा सकी। ये तो साफ साफ दिखता। जी। तो बाबूजी क्या लगता है क्यों नहीं पहुंचा पाए ये लोग? कि ओवर डिपेंडेंसी थी प्राइम मिनिस्टर पर, या गुटबाजी है, या जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत निष्क्रिय हैं? क्या आपको लगता है? क्योंकि एक माहौल, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, तो एक पूरा माहौल राममय बना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर थी, और ये गठबंधन ऐसा कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा था। 4 चुनाव 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार पीछे जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर के सामने तो पॉपुलैरिटी में कोई नेता वहां दिखता नहीं था। देखिए, ये एक विडंबना है। क्यों नहीं पहुंचा पाए, ये इसका उत्तर तो केवल इतना ही है कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उतनी गंभीरता से ले नहीं सकी। जी, क्योंकि जहाँ तक उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन तंत्र का सवाल है, वो बहुत व्यापक, गहरा है, जी, गांव-गांव तक है। जी, पहले की तुलना में बहुत कई गुना उसकी ताकत है। इसके बावजूद वो विफल हुए, यह अफसोस की बात है। लेकिन और विडंबना यह है कि 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी का ध्वंस जी, हुआ, तो 93 में वहाँ की असेंबली का चुनाव, जी, और सपा और बसपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों पर सिमट गई, जी, और इन दोनों का स्पष्ट बहुमत इनको मिला। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह की बड़ी घटना होने के बाद, यानी अब तो राम मंदिर का बनना ऐतिहासिक घटना, जी, और 500 साल का इतिहास फिर से करवट ले चुका है। जी, जहाँ कि मंदिर नहीं था, वहाँ मंदिर बन गया है, और उसका पूरे देश में भी, पूरी दुनिया में भी इसका स्वागत हुआ है। लोगों को लगा कि हाँ, हम अब जो चाहते थे वो हुआ। जी, इस बात का भी लोगों को कहना चाहिए कि अनुभव हुआ कि अब एक जो सनातन धर्म की धारा है वो आगे बढ़ेगी, और वो जरूर बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाना,
यानी उसको उत्तर प्रदेश में होना तो ये चाहिए था, जैसा कि बीजेपी ने नारा दिया था कि 80 सीटें जीतेंगे। जी। तो 80 के करीब उनको पहुंचना चाहिए था, बजाय इसके ये 30-35% करके रह जा रहे हैं। तो ये एक विडंबना है, और ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्ममुग्धता के दौर में रही हो। उसको ये लग रहा था कि हम कुछ करेंगे नहीं, परंतु प्रधानमंत्री का नेतृत्व और ये मंदिर का बनना ये हमारी नैया को पार लगा देगा। जी। ऐसा नहीं हुआ है। जी। और जबकि वोटिंग परसेंटेज बाबूजी जब कम बताया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर खुद अपील कर रहे थे कि वोट करने जाएं, और ये भी कई लोग अनुमान लगा रहे थे जब वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा था कि जो लोग नहीं जा रहे हैं बूथ तक वो शायद बीजेपी के वर्कर हो सकते हैं। जो लोग नहीं, देखिए वोट परसेंटेज तो कई बार सही इंडिकेटर नहीं होता। जी। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए तो पिछले कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो वोट परसेंट बहुत था। जी। लोगों को ने पहली प्रतिक्रिया ये थी कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी हार रही। जी। लेकिन जब थोड़ी सी उसकी छानबीन हुई तो मालूम हुआ कि नहीं, बीजेपी जीतने जा रही है, 150 से ज़्यादा सीटें पाएगी, और वही हुआ। जी। तो वोट कितना पड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, और वोट कम पड़ा तो उसके कारण से बीजेपी नहीं हारी। बीजेपी हारी है सामाजिक समीकरण को न समझने के कारण। जी। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य है, और उसी तरह से बिहार भी है। इन दोनों राज्यों में सामाजिक समीकरण को अगर ठीक से आप उसका समन्वय नहीं कर पाते हैं तो राजनीतिक परिणाम नहीं आते। जी। और यहाँ राज्य स्तर का जो बीजेपी का नेतृत्व है वो नाकाम हुआ। अब चुनाव के कुछ दिनों बाद इसके बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पराजय है वो बीजेपी की विजय यात्रा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी। और मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है उसका करिश्मा है कि एनडीए 300 के आसपास पहुँचा है। जी। और इसलिए इस चुनाव का एक संदेश और है, वो ये है कि एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना चाहिए। जी। दूसरे नामों के बारे में कोई अगर चर्चा करता है तो वह राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही देश का विश्वास है। जी। ये इस चुनाव परिणाम ने तो ये साबित किया। जी। बीजेपी का जो 2019 में विस्तार हुआ देश भर में, इस बार उसमें बढ़ोतरी हुई। जी। बीजेपी के वोट में भी बढ़ोतरी हुई। जी। सारे परिणाम आएंगे तो मालूम होगा कि बीजेपी का समर्थन, जन समर्थन बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि कुछ सावधानी रखेंगे तो भविष्य ठीक है। जी बाबूजी, मैं ये भी समझना चाहूँगा, आप समय हम ज़्यादा ले रहे हैं आपका, लेकिन एक आखिरी सवाल कि कई लोग अर्ली इसका निराकरण पर पहुंच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भले ही उम्मीद के मुताबिक सीटें ना मिली हो। जब 282 सीटें मिली थी 2014 में, तब कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी है। अब जब 242 सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ 40 सीटें कम, तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने देखा और उन्होंने ये कहा कि ये नरेंद्र मोदी की हार है और उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार नहीं बनानी चाहिए। खड़गे जी जैसे अनुभवी नेता भी कह रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 240-42 सीटें लाने वाली पार्टी वाकई हार गई है, या उन्होंने 400 पार का नारा दिया था इसलिए इस तरह से देखा जा रहा है?
देखिए, खड़गे साहब जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जी और उनका राजनीतिक अनुभव भी लंबा है, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जो कुछ कहा है या जो कुछ कह रहे हैं वह समझ से परे है। जी समझ से परे इसलिए क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ जी और मानता हूँ कि वो अनुभवी हैं, तो इसलिए उनका अनुभव सत्य के करीब होगा। जी लेकिन वो सरासर झूठी बातें कर रहे हैं अब, और अतार्किक भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनका ये कहना कि नरेंद्र मोदी को नैतिक आधार पर जी प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए जी और एनडीए अपना कोई दूसरा नेता चुने, ये अतार्किक है। जी अतार्किक किस लिए है मैं बताता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगर चुनाव मैदान में होती और नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में चुनाव लड़े होते जी तो ये तर्क सही है। तब 2240 जो या 42 सीटें जो अभी मिलती दिख रही हैं, वो मोदी जी की उसको पराजय मानता है। जी लेकिन नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता के तौर पर चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे और एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। जी एनडीए को उतना बहुमत नहीं है जितना कि अपेक्षित था जी या जितना अनुमान लगाया गया था, लेकिन ये तो संसदीय लोकतंत्र है। जी और कांग्रेस नैतिकता की दुहाई कैसे दे सकती है? कांग्रेस का इस चुनाव में सबसे बड़ा जो अभियान है वो अनैतिक अभियान था, जी झूठ पर आधारित था। कांग्रेस अगर कोई चुनाव के इस चुनाव का शोधपरक अध्ययन करेगा तो वो पाएगा कि हर मर्यादाएं, जो लोकतंत्र की मर्यादा है, राजनीति की मर्यादा है, नीति और नैतिकता की मर्यादा है, सच और झूठ की मर्यादा है, वो सब मर्यादाओं को दरकिनार करके कांग्रेस ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर तीर चलाने का काम किया जी और कुछ हद तक वो उसमें सफल भी हुए, ये भी मैं कहूँगा। जी पहले मुझे लग रहा था कि वे अपने इस दुष्प्रयास में, गलत प्रयास में सफल नहीं होंगे, लेकिन उनके दुष्प्रचार का एक बड़े समूह पर असर हुआ है, तभी कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिल रही है। और जो कांग्रेस लीडरशिप का दावा नहीं कर रही है। कांग्रेस में अगर नीति और नैतिकता होती तो वो कहती कि हम इस इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जी, लेकिन वो तो अभी केवल ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन है। और चुनाव का जिस दिन चुनाव खत्म हुआ तो खड़गे ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के हमारे ओर से सबसे उचित उम्मीदवार या हमारे उम्मीदवार राहुल गांधी है। जी ये बात आप चुनाव से पहले क्यों नहीं कहा आपने? जी, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो नैतिकता की का पाठ पढ़ा रहे हैं और आप अपनी ओर से नैतिकता का कोई मापदंड है जिसका पालन आप नहीं कर रहे। तो इसलिए खड़गे के कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है और एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने तीसरी बार शासन की बागडोर सौंपी है और उसे उन्हें संभालना चाहिए।
जी बाबूजी, आपने हमें समय दिया, बहुत आभार। बातचीत अभी और हम बाबूजी से करेंगे जल्दी ही, क्योंकि आज समय हमने काफ़ी ले लिया है बाबूजी का, और बातें काफ़ी हैं। चुनाव परिणाम की समीक्षा विस्तार से होगी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि अंदर तक की बातें क्या हैं, और वो बाबूजी से बेहतर शायद ही कोई बता पाए। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत आभार।